नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। जरूरतमंदों की लॉकडाउन में सेवा करने पर जन सेवियों ने डॉक्टर मनु नीरज को किया सम्मानित। आज पंजाबी महासभा और आस के कार्यकर्ता प्रेमनगर स्थित महिला जागृति मंच की अध्यक्ष डॉक्टर मनु नीरज के घर पहुंचे। उनकी समाज सेवा के प्रति जन सेवा को ध्यान में रखते हुए शाल उड़ाकर और फूलों की माला डालकर उनका सम्मान किया गया। आज मैं यहाँ डॉक्टर मनु जी के यहाँ आया हूँ इनका इस्तकबाल करने। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि इन्होंने इस अहम काम को अंजाम दिया जो हर महिला से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे देश की जागरूक महिलाएं हैं उन्हें करना चाहिए। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास गवाह है कि जब झांसी की रानी ने हमारे देश के लिए किया तो आज के ज़माने में ये भी हमारे लिए झांसी की रानी से कम नहीं है। क्योंकि कोरोना के मरीज़ हों या कुष्ठ आश्रम के मरीज़ हों, ये किसी से नहीं परहेज करती, सबके लिए वर्क करती है। जो सब लोग बचते हैं, जिससे सब लोग जिन्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और उनके लिए ये वर्क करती हैं। यहाँ से लखनऊ तक और जहाँ तक इनसे हो सकता है अपनी जान लगा देती हैं। तो हमारे लिए बात से फ़ख्र है। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती भी दे, हिम्मत भी दे। हम सब इनके साथ हैं। टीका से समय पे कोरोना की महामारी समय में इन्होंने बहुत ही लोगों की मदद करी, राशन पहुंचवाया, लोगों को खाना वितरण किया पका हुआ। और इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि इस एज की महिला ने अगर इतना योगदान दिया है तो हमारे देश में और भी महिलाएं इनसे इंस्पायर हों और इन सब इसी तरीके से आगे आएँ जब कोई मुश्किल की घड़ी हम लोगों के सामने आती है। तो मैं निशब्द हूँ और बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे कहीं ऐसे अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे हैं और मेरी सोच से बहुत परे हैं जो मैं इस क्षण के लिए महसूस करूं और बोल सकूं। जो आज सम्मान मेरा हुआ है, कब बहुत टाइम से समय से लोग मुझसे कह रहे थे, लेकिन मैं सोचती थी शायद मैं इस योग्य नहीं हूं। ऐसा कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वर्षों से बहुत कुछ करती चली आ रही हूँ, लेकिन शायद लोग ध्यान नहीं देते, काम करने वालों की अहमियत नहीं समझते और कुछ कहते नहीं। और मुँह से मांगना मुझे आता नहीं है, कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया एक ऊपर वाले को छोड़ के। लेकिन आज मुझे बगैर कुछ मांगे हुए इतना कुछ मिला, इतना सम्मान मिला, इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, किस तरह से कहूं, क्या कहूं। और सच मानिए तो मेरी आंखें भर आईं कि क्या कभी ऐसा हो सकता था जो इंसान ना सोचे और वही हो जाए। ये स्थिति बनाई है। टीबी मुक्त बनाने में स्वास्थ्य विभाग की पहल। टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसी तर्ज पर देश को टीबी बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के बीच बरेली जिले के स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग ने मिलकर अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए टीबी ग्रसित मरीजों को 24 घंटे में सैंपल की जांच रिपोर्ट मिल सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच OMU को साइन किया गया है, जिसमें पोस्टमैन बरेली जिले के 45 टीबी सेंटरों से सैंपल लेकर जिले की 3 टीबी लैबों तक पहुंचाएंगे। जिले में दोनों विभागों ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। एक्चुअली जो हमारा MO हुआ है, इसमें हमारा एम्प्लॉई हर PHC से सैंपल को कलेक्ट करेगा, पैक्ड सैंपल को, और जो स्टेशन हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं बुकिंग के लिए, वहाँ बुकिंग कराएगा। उसके बाद हमारी जो सेवाएं हैं, जिस तरह से हम डाक का ट्रांसमिशन करते हैं और डाक का, वो NSH को ले आएंगे, NSH बरेली को। NSH बरेली से जो डिलीवरी पॉइंट हमारे बरेली जनपद में केवल 3 हैं। बरेली सिटी, जहाँ से कि टीबी हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डाक बढ़ती है, और भोजीपुरा से SRMS की बढ़ती है, और चौथा है मीरगंज। कितने बुकिंग सेंटर? बुकिंग सेंटर हमारे 22 हैं और कलेक्शन पॉइंट्स हमारे 48 हैं। अब तक कितने सैंपल? कल हमारे यहाँ 3 सैंपल बुक हुए हैं। 2 फरीदपुर में हुआ है, एक RKU में हुआ है, रोयल यूनिवर्सिटी में। क्या टाइम पीरियड रखी गई इसको? हमने ये रखा है इनको कि 12 से 2 के बीच बुकिंग कर लें, जिससे कि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम ना हो, समय से हम उसको कलेक्शन करा लें और फिर नेक्स्ट डे हम उसको विदिन 24 आवर हमको डिलीवरी का हमारे प्रॉमिस है और MU है कि 24 घंटे का हमको बांटना है, तो हम 24 घंटे के अंदर तो बंटवा देते हैं। किस तरीके से करार हुआ स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग? अभी तो खाली 1 साल के लिए है, अभी तो 1 साल के लिए है। इसके बाद इसको बढ़ाएंगे। तो कल जब हमारे जो 3 बुक हुए थे, आज वो डिलीवर हो गए थे। जिला क्षयरोग विभाग बरेली में जो मरीजों के जांच की सुविधा उपलब्ध होती है, बलगम जांच की,
उसमें कुछ सैंपल हमारे ऐसे होते हैं जो कि जिसमें कि एक सीबीनेट मशीन होती है जो कि बरेली में तीन जगह लगी हुई है, मीरगंज में, जिला अस्पताल में और जिला क्षय रोग केंद्र पर। और एक कल्चर जांच की सुविधा हम दे रहे हैं श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसी जगह पर पूरे हमारे 45 केंद्र हैं, बलगम जांच केंद्र पूरे बरेली में। वहाँ से वो सैंपल हम अभी तक कुरियर, प्राइवेट कुरियर के माध्यम से मंगाते थे और उसको मंगा के इन 4 जगह पे पहुंचाना होता था सैंपल को। वो पैक करके ट्रिपल लेयर पैकिंग होती है वो करके हम देते थे। लेकिन जो प्राइवेट कुरियर एजेंसी थी उसमें कुछ ये परेशानी थी कि माइक्रो इंटीरियर एरिया में जो हमारे केंद्र है वहाँ से बलगम मंगाने में वो परेशानी पैदा करते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना डाक विभाग का, जो कि हमारी बहुत पुरानी विभाग है और अंदर तक उनके लोग मतलब डाकखाना वगैरह और डाकिए रहते हैं, तो उनकी सुविधा ली जाए। तो एक उत्तर प्रदेश लेवल पर जिस राज्य सरकार स्तर पर एक MOU हुआ है जिसमें कि प्रत्येक जनपद में अब इसमें जो डाकखाने हैं जो हमारे बलगम जांच केंद्र बने उसके आसपास जो भी डाकखाना होगा वहाँ पे हम बुकिंग करेंगे सैंपल की और वो हम उसको 24 घंटे के अंदर हमारे इन 4 केंद्रों पर पहुँचा देंगे। कलेक्शन पॉइंट हमारे 45 हैं करीब यहाँ पर बरेली में, जहाँ से बुकिंग कलेक्शन होगा। और जो डिलीवरी होगी वो 4 जगह होगी, 2 बरेली में, एक मीरगंज में और एक धोरीपुरा में। कायाकल्प योजना के तहत बरेली के बेसिक स्कूलों का हो रहा है सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूलों की कायाकल्प योजना के तहत बरेली के बेसिक स्कूलों को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर शिक्षा देने के बाद अब स्कूलों का प्रधानों द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। जूनियर हाई स्कूल कांदरपुर में प्रधान राजकुमारी के पति कार्य करा रहे हैं। प्रधान पति ने बताया कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों पर यह कार्य चलाया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे वातावरण में मिलेगी तो हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होगा और हमारे बच्चे बरेली का ही नहीं देश का नाम ऊंचा करेंगे। ग्राम पंचायत में 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी पाठशाला और एक जूनियर हाई स्कूल। तो इसमें किस तरह से कितने दिन हो गए काम करते हुए, कितना काम हो चुका है स्कूल में? हाँ, इसमें मतलब जो है काफ़ी समय से काम चल रहा है और मतलब जो है कुछ ही बकाया रह गया है, बाकी जो है अब हो जाएगा, 4-6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। किस आधार पर हो रहा है, किस योजना के तहत हो रहा है? ये ग्राम निधि के खाते से हो रहा है जी। और DM साहब ने आदेश दिया है कि सब मतलब जो है, और ऊपर से भी मतलब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मतलब जो है उन्होंने कहा है कि मतलब जो है स्कूलों में और ग्राम पंचायत में ये सब टाइलें वाइलें और सब मरम्मत होना चाहिए, अच्छे से बनाओ मतलब जो है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ये काम चल रहा है। स्वास्थ्य चेतना मंच सभी धर्म गुरु को बांटेगा PP किट। मंदिर में कराएगा जाएगा सैनिटाइजेशन। स्वास्थ्य चेतना मंच के संस्थापक डॉक्टर पिछले 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन के चलते बीमार लोगों का घर घर जाकर निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। इनके साथ जुड़ी टीम इनका सहयोग निरंतर कर रही है। सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में 22 मार्च से बंद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च 8 जून से खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य चेतना मंच के संस्थापक डॉक्टर ने निर्णय लिया है कि वह बरेली के मुख्य मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा, चर्च के धर्मगुरुओं को PP किट बांटने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि ये सभी लोग हमारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं, इस बीमारी से यह लोग दूर रहें, इसी को लेकर संस्था ने निर्णय लिया है। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम आपको भारत माता की जय। आज का दिन आपका रविवार शुभ हो, आप खुशियों भरा बिताएं। दोस्तों, आपको लगातार पता है कि स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन पिछले 12 साल से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करती चली आ रही है, जैसे बेटी बचाओ अभियान, ये नो टू ड्रग्स अभियान, सारे मरीजों का इलाज, लावारिस लाशों के रहन। लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है और भारत किस तरीके से कोरोना के अगेंस्ट में अपनी फाइट को आगे लेके जा रहा है उस पर है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आज कैसे हम लोगों ने अपने आप को बचाया। दोस्तों, स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन का मैं फाउंडर देवेंद्र डंग आप लोगों को कुछ अपने इनोवेशन भी दिखाना चाहता हूँ। ये आप PPA किट देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन की तरफ से सामाजिक संस्थानों को बांटने जा रही है। जो चर्च के फादर हैं उनके लिए वाइट, पंडित हैं उनके लिए भगवा रंग की, मौलानाओं के लिए हरे रंग की,
और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए केसरी रंग की PPE किट बनवाई गई है। और इसमें आप ये सामने मास्क भी देख रहे हैं, देखिए लटका हुआ है। प्योर कॉटन की ये PPE किट वो सारी जिंदगी पहन सकते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम लोग ये करेंगे, मास्क का रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अस्थमा या हार्ट अटैक या कोई भी तरीके की बीमारी हम लोगों तक आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी। इसके अलावा हम लोगों के पास में अपने सैनिटाइज़र, अपने बॉडी ग्रो प्रोडक्ट्स, त्रिफला, गिलोय, तुलसी और त्रिफला का एक कॉम्बिनेशन, अपने सारे साबुन हम लोगों ने देसी निकाल दिए हैं और पूरा आयुर्वेद ही आयुर्वेद चारों तरफ भरा हुआ है। और मैं मास्टर डिग्री इन आयुर्वेद आपको ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने आयुर्वेद का सेवन एक बार करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी में आप कभी भी किसी बीमारी के साथ में नहीं जूझेंगे। बीमारी आपसे हारेगी और आप उससे जीतेंगे। आपको आज का मेरा यही संदेश है। भारत माता की। स्टेडियम में खिलाड़ियों का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। बच्चों को स्टेडियम में आने के लिए किया गया है मना। कोरोना वायरस के चलते 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के चलते स्टेडियम में खिलाड़ियों का आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने में आ रही है परेशानी को ध्यान में रखते हुए RSO विजय कुमार ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन उन्होंने स्टेडियम में आने वाले सभी खिलाड़ियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए कहा है। खिलाड़ी अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन और उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन के अनुसार जो निर्देश हमें प्राप्त हुए स्टेडियम खोलने के, वो स्टेडियम जो हमने खोल दिया है और यहाँ पे अभी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। सैनिटाइजेशन भी नगर निगम की ओर से कराया गया है। और इसमें जो है जो प्रातःकाल है, प्रातःकाल जो हमारे शौकिया खिलाड़ी थे, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे चूँकि अभी छोटे बच्चों के लिए जो मना किया गया है कि छोटे बच्चे अभी ना आएँ, ये महामारी है जी, तो ना आएँ अभी। और स्टेडियम में आने वाले प्रत्येक शौकिया खिलाड़ी को या खिलाड़ी को कहा गया है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, बिना पंजीकरण के आप स्टेडियम में प्रवेश न करें, धूम्रपान का न करें, कोई चीज़ें न छुएं यहाँ की। दूसरा, जो भी यहाँ पे शौकिया खिलाड़ी हमारे पे आ रहे हैं, जो बड़े लोग आ रहे हैं, उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी हमारे द्वारा यहाँ पे गेट पे की जाती है कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसको सीधे वहीं से वापस कर दिया जाता है। और ये भी कहा गया है स्टेडियम में आने वालों को कि कम से कम वो आरोग्य सेतु डाउनलोड जरूर कर लें ताकि उन्हें समस्त चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं तो स्टेडियम जो है तो सभी के लिए उसको खोला जाएगा, गतिविधियाँ स्टार्ट होंगी। क्योंकि अभी प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी हमारे यहाँ नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे तो उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो उससे मतलब जो स्थिति खराब भी हो सकती है, विकराल हो सकती है। बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, तो आपस में मिलेंगे, तो पास पास बैठेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समय लें। जैसे गतिविधियाँ सामान्य होती हैं सबको मौका मिलेगा बराबर खेलने का। और जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो हम बता देंगे कि सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी तो हम अपने स्टेडियम को ही सामान्य कर रहे हैं, धीरे धीरे साफ़ सफाई करके उसे व्यवस्थित रूप दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वो बड़ी ही भयानक है, उससे बचना आवश्यक है। अगर हम बचेंगे तभी खेलेंगे। तो थोड़ा सा सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का अवसर प्रदान करें। छोटे बच्चे तो मतलब अभी बिल्कुल नहीं। वैसे तो लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार प्रधानों के कार्य की समीक्षा कर रही है। इसमें कुछ प्रधान संतोषजनक काम कर रहे हैं और कुछ प्रधान संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं। परंतु आज एक झलक अलग ही देखने को मिली है। बरेली के फाजिलपुर में प्रधान ने उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा काम किया है। गांव में चाहे लाइट व्यवस्था हो, चाहे सड़कों का निर्माण, फिर कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों को अनाज की व्यवस्था कराना हो, रमेश प्रधान ने सराहनीय काम किया है। लगभग 1000 मीटर की सड़क का निर्माण अपने कार्यकाल में किया है और इस बात की पुष्टि भी की है अगर यह महामारी ना चलती तो विकास कार्य और भी तेजी से किया जा सकता था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलेंद्र गंगवार। अभी जैसा कि हमें यहाँ पर फाजिलपुर इसका
गाँव की समीक्षा कर रहे हैं जी। इसमें हमने कई जगह देखा कि मतलब यहाँ पर रोडों का जाल भी बिछा हुआ है जी। और कुछ जगह जहाँ पर पानी जो है गंदा आ रहा था वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक करी गई है। ये जो लंबी सी रोड की हम जो अभी देख रहे हैं जी। इस रोड के विषय में आप क्या कहना चाहते हो और किसने रोड ये सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लोगों को, यहाँ पर पानी भरा रहता था और लोग निकल नहीं पाते थे, तो हमारे माननीय प्रधान जी ने ये रोड जो है बनवाया है। और क्या क्या विकास कार्य कराए हैं प्रधान जी ने? नलकूप लगवाए हैं, करीब 20-25 नलकूप लगवाए हैं, नल सरकारी नल लगवाए हैं, रोडें लगवाई हैं और जो काम है गूलों का, तालाबों का जो है सौंदर्यीकरण है उसका कार्य चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम अधूरा रह गया था, तो उससे भी कार्य प्रगति पे है। जैसे भी हम देख रहे हैं फाजिलपुर में कि कई जगह सीसी रोड आपने पड़वाई भी हैं। अभी ये जो हम जो रोड देख रहे हैं ये जो कच्चा पड़ा हुआ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? इसका एस्टीमेट बन गया है और ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम विलम्ब हुआ है, अब इसको भी कराते हैं। आपका न्याय है। हाँ, जैसे कि अभी हम फाजिलपुर गांव में घूम रहे हैं, यहाँ पर प्रधान जी के कार्यों की समीक्षा भी करी जा रही है। इसमें अभी जल समस्याएं जो समस्याएं थी इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं पहले हत्ते वाले नल थे, अब सरकारी नल लग गया, पानी सही आ रहा है। मतलब पहले की अपेक्षा अब पानी कैसा आ रहा है? पहले सही आ रहा है, पहले गलत था, पानी बहुत पीरा हो जाता था। अब पानी की दिक्कत तो नहीं हो रही है? ना, पानी कोई दिक्कत नहीं रही। तो ये नल कब लगा गया सरकारी वाला? अभी तो हो गया ऐसे डेढ़ महीना। 1 महीना है, लॉकडाउन से पहले लगाया गया। हाँ। मुखराम जी, अभी यहाँ पर हम जो ये नल देख रहे हैं, इस यहाँ नल से पहले यहाँ पर क्या था? नल छोटा नल था। फिर अब पानी की स्थिति कैसी है वर्तमान समय में? पानी आज की स्थिति कैसी है पानी की? पानी कैसा है? पानी सही आ रहा है। पानी सही आ रहा है। पहले कैसा आ रहा था? पहले खराब था, वो दूसरा नल गड़ा था। चावल आटा सब दिया था। क्या नाम है आपका? बिमला देवी। बिमला देवी जी, अभी कोरोना महामारी में अभी यहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति भी रही है आपके गांव में। आपको प्रधान जी की तरफ से क्या क्या सुविधा प्राप्त हुई थी? अलग बताऊंगे। पैसे भी आए थे, पैसे भी मिले, फिर चावल आटा भी दिया प्रधान जी ने, इसमें नॉन भी दिया, आलू भी दिया और जो सब चना अना सब दिया था और गल्ला भी मिलता है। और क्या कार्य किए हैं मतलब गांव में प्रधान जी ने? नरेगा ही काम करवा रहे हैं, नरेगा भी चल रहा है और रोड भी डरवा रहे हैं और क्वार्टर भी सबके आ रहे हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। रमेश जी, जैसे अभी हम गांव में घूमे हैं और गांव में ज़्यादातर सभी लोगों ने मतलब आपके फेवर की बात की है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, आपने पूरे गांव में जाके देखा, सीसी देखी, जो सरकारी नल लगवाए वो देखे, शौचालय देखे, तो काम तो बहुत ही किया है। गांव वाले संतुष्ट भी हैं। अब क्या हुआ, बीच में ये लॉकडाउन आ गया, तो उसकी वजह से जो सचिव हमारे उनसे संपर्क वगैरह कम हुआ, तो थोड़ी सी मतलब ढिलाई रही। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो प्रगति पे काम फिर आएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते हुआ, कैसी हैं आप? भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।